हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी करंट अफेयर्स सीरीज को, जिसमें कि हमारा एजेंडा रह रहा है कि हम लोग किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड उसका एक 360 डिग्री कवरेज लें, जिससे एसोसिएटेड हमारा कोई प्रीलिम्स या मेंस का क्वेश्चन ना छूटे। तो आज का टॉपिक है हमारा सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। इस टॉपिक में आपको थोड़े ज्यादा डेटा मिलेंगे, मोर देन यूजुअली जो हम लोग पढ़ते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ 2 या 4 डेटा आप अगर निकाल लो और उसका मल्टीपल यूजेज करते रहो, जो कि स्पेशली काम आएगा आपके ऐसे पेपर में अगर आप एनवायरमेंट बेस्ड आंसर लिख रहे हो। अदरवाइज काम आएगा आपके जीएस पेपर 3 में। तो सिलेबस के हिसाब से बात करें तो जीएस 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये हमारा टॉपिक है सिलेबस के तहत, इसलिए हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बट इसके अलावा ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो भी आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल जो पढ़ते हो, वही चीज आपको ऐसे में पॉइंट्स की तरह यूज करना होता है। इसलिए जो भी आज का डिस्कशन रहेगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्डर की तरह यूज होगा फॉर ऐसे पेपर एज वेल। या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स में अगर जीएस पेपर 4 में पूछ दिया गया तो हम लोग वहां भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये जाने कि ये होता क्या है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन refers to a substantial increase in degree of extinction, कि स्पीशीज का घटने के नंबर में बढ़ोतरी आ जाती है, तो ये लोग बहुत क्विकली एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। और अगर नंबर्स के टर्म्स में बात की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन ईयर्स, जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है। तो यू कैन राइट इन योर डेफिनेशन कि ये एक शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर, ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नंबर बताए 2.5 मिलियन ईयर्स, ये एक शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज, ये अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द टोटल स्पीशीज होते हैं। अगर इतने सारे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन इतने छोटे पीरियड ऑफ टाइम में होगा तो ही हम लोग उसको मास एक्सटिंक्शन कहेंगे। अभी ऐसा माना जा रहा है कि जब पहली बार धरती बनी थी और लाइफ बनने शुरू हुए थे, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स आए थे, तब जितनी डाइवर्सिटी धरती पर थी उसका सिर्फ 2% ही स्पीशीज डाइवर्सिटी अभी रिमेनिंग है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय जेनेटिक डाइवर्सिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना ज्यादा होगा। तो हम लोग का ये टॉपिक है अबाउट सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, तो इसका मतलब इससे पहले भी 5 एक्सटिंक्शन हो चुके होंगे। तो पहले 5 एक्सटिंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर इटसेल्फ। तो ये सारे टर्म्स भी और इनका एक्सप्लेनेशन भी हिंदू में ही दिया हुआ है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, ये ऑर्डोविशियन पीरियड के एंड में हुआ था। इस समय कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, नो कॉन्टिनेंट्स, सिर्फ जितने भी लाइफ फॉर्म्स थे वो सब कुछ पानी में ही थे। तो ऑब्वियसली मरीन एनिमल्स को ही अफेक्ट होना था, लेकिन इसमें इनवर्टेब्रेट्स ज्यादा अफेक्ट हुए थे। तो मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो मोस्टली मरीन इनवर्टेब्रेट्स का हुआ था। बेसिकली ऑर्डोविशियन पीरियड के एंड में क्या हुआ था कि ग्लेशिएशन स्टार्ट हो गया था, तो पानी बर्फ में बदलने लगा था और सी लेवल में बहुत गिरावट आई थी, उसकी वजह से ही मरीन लाइफ अफेक्ट हुई थी। टॉकिंग अबाउट द सेकंड मास एक्सटिंक्शन वाज डेवोनियन पीरियड के लेट फेज में आया था, जो कि बेसिकली एक मीटियोराइट इंपैक्ट से अफेक्टेड माना जाता है। तीसरा जो मास एक्सटिंक्शन आया था ये एंड ऑफ पर्मियन पीरियड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको द ग्रेट डाइंग के भी नाम से जाना जाता है। इस पीरियड को द ग्रेट डाइंग पीरियड क्यों कहा गया है, क्योंकि 96% ऑफ द मरीन स्पीशीज और सतह पे रहने वाली मतलब जमीन पे रहने वाले 70% स्पीशीज ऑन लैंड, इतने स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ था इस फेज में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटिंक्शन फेज है। जो फोर्थ फेज आया था वो ट्रायसिक जुरासिक पीरियड में आया था, जिस समय पैंजिया जो मेन लैंड था और पैंथलेशिया जो वाटर था, ये पैंजिया बेसिकली 2 पार्ट में ब्रेक कर गया था, गोंडवाना एंड लॉरेशिया। तो इस फेज में फोर्थ मास एक्सटिंक्शन आया था। ये फिफ्थ वाला है जो सबसे रीसेंट है टाइम पीरियड में, जिसमें डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ था। सो दिस इज द फेज ऑफ एंड ऑफ डायनासोर्स। तो अगर
क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाने की नौबत आ गई तो ऐसे भी किया जा सकता है कि इन पीरियड्स का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है इन केस ऑफ प्रीलिम्स। और अगर मेंस के आंसर में इवन इफ आप इस नेम्स को नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट था, फिफ्थ फेज में डायनासोर्स मरे थे, फोर्थ फेज में पैंजिया, मतलब हर एक के बारे में एक एक दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर आपको याद रहेगा तो विदाउट नेम आप उस ऑर्डर में लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो अभी कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों हम लोग मास एक्सटिंक्शन के बारे में बात करना शुरू किए। क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स आने लगे थे, कभी कुछ रिपोर्ट आया था यूएन का, कुछ रिपोर्ट आया था लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, कुछ रिपोर्ट आया था यूएन का, कुछ आईपीबीएस का, जो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये एक रिपोर्ट है बाय पीएनएएस। पीएनएएस एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे लास्टली अभी मास एक्सटिंक्शन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइंस रिलेटेड रिसर्च ऑफ एनवायरमेंट फ्रॉम अमेरिका। ये सिर्फ यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका ये कहना है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के मामले में सबसे ज्यादा जो स्पीशीज अफेक्ट हुए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग रेंज वो एशिया में हुए हैं। So the percentage of species which have lost more than 80% of their range, ये almost 70% या 75% के आसपास भी जाते हैं। 75% of the species एशिया में अपने 80% of the range को खो चुके हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन्ड है। कुछ और रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं, विच इज लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ये बहुत कॉमन रिपोर्ट है, हम लोग अक्सर प्रीलिम्स के टाइम में इसका रिवीजन करते रहते हैं। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा दी जाती है। WWF डेट फॉर नेचर स्वैप के लिए भी नोन है और अर्थ आवर के लिए भी। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये कहता है कि 60% ऑफ द वर्टेब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, 60% डिक्लाइन हुआ है वर्टेब्रेट्स का। ये ऑलमोस्ट 50 इयर्स के पीरियड में स्टार्टिंग फ्रॉम 1970s से लेकर के 2014 तक। और ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन आईपीसीसी का काउंटर पार्ट है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट्स देती है अबाउट क्लाइमेट चेंज, असेसमेंट रिपोर्ट्स के नाम पे इनका रिपोर्ट आता है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज को एनालाइज कर रही है। ये आईपीबीएस ये बायोडाइवर्सिटी को एनालाइज कर रही है। आईपीबीएस इज नॉट अ यूएन बॉडी लेकिन इंडिया इसका मेंबर है। ये पेस ऑफ लॉस के बारे में बात कर रही है कि अप्रोक्सीमेटली जो भी अभी तक मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं उसका 10 से लेकर के 100 टाइम्स मोर इस बार का मास एक्सटिंक्शन है। आईपीबीएस का ये भी कहना है कि 40% ऑफ द एम्फीबियंस वैसे स्पीशीज होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ये 40% ऑफ एम्फीबियंस अभी थ्रेटेंड हैं। कुछ और भी रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि ये एक रिपोर्ट है भाई अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग पहले देख चुके हैं, पीएनएएस। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनवायरमेंट की चीजों का एनालिसिस करती है। अफ्रीका में लायन का डिस्ट्रीब्यूशन ये इतने बड़े रेंज में था लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रिडक्शन हुआ है इन हैबिटेट एंड नंबर ऑफ लायंस। तो अब पहले बात करते हैं एविडेंस की कि हमारे पास क्या प्रूफ है ये बोलने के लिए कि हम लोग 6 मास एक्सटिंक्शन के फेज में चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 60% ऑफ वर्टिब्रेट्स हैव बीन लॉस्ट। ये हम लोग देख चुके थे, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स की रिपोर्ट थी। ये ऑलमोस्ट 50 इयर्स के पीरियड में फ्रॉम 1970 टू 2014। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कहता है कि सबसे ज्यादा लॉस इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ये साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका को हुआ है। इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन हम लोग देख लिए, अब आते हैं स्पीशीज की तरफ। 5 मेजर ग्रुप्स में अगर स्पीशीज को डिवाइड किया जाए, सेइंग बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन, कोरल्स और एक न्याट्स करके स्पीशीज होते हैं। ये प्लांट के स्पीशीज हैं लेकिन एंशिएंट फैमिली ऑफ प्लांट्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इन 5 मेजर कैटेगरीज में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी जनरेट कर सकते हैं, इन 5 कैटेगरी में गिरावट आई है। ओके, मूविंग ऑन टू फॉरेस्ट श्रिंकिंग। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये अमेज़न फॉरेस्ट का है और अमेज़न फॉरेस्ट में 20% तक डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी हो चुका है।
ऑल्सो इन द पीरियड बिटवीन 2000 टू 2014 ये पीरियड सबसे ज्यादा डिक्लाइन को विटनेस किया है। ऑलमोस्ट आप इमेजिन करिए साइज ऑफ पाकिस्तान या जर्मनी एंड फ्रांस दोनों को मिला करके जो इतना बड़ा एरिया होगा, इतने बड़े एरिया में मिनिमली डिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एविडेंस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन, ये हम लोग अक्सर यूपीएससी के लिए भी बहुत बार पढ़ते रहते हैं कि कोरल्स ब्लीचिंग होता रहता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर बात करें तो कोरल्स 50% तक ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं, और अगर हम लोग वो 1.5 डिग्रीज का टारगेट जो पेरिस क्लाइमेट डील में बने हुए थे, इस टारगेट को ब्रीच कर देते हैं तो हम लोग 70 से 90% ऑफ कोरल्स को खो देंगे। इन टर्म्स ऑफ ओशन सैलिनेशन एंड ओशन एसिडिफिकेशन, एक और एविडेंस हमारे पास है इज द मैंग्रोव प्रेजेंस। मैंग्रोव ट्रीज के नंबर में भी डिक्लाइन हुआ है और इसके स्प्रेड में भी डिक्लाइन हुआ है बाई रफली 50%। अब मूव करते हैं हमारे आखिरी एविडेंस की तरफ कि हम लोग बाउंड्रीज ब्रीच किए हैं। इसको समझने के लिए हम लोग को इस ग्राफ को समझने की जरूरत है। ये कुछ 9 अर्थ सिस्टम्स कहा जाता है। असेसमेंट अक्सर इन्हीं 9 पैरामीटर्स पर होता है टू एनालाइज कि हम लोग कितने हद तक डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं, या हम लोग ओवरशूट डे जो मनाते हैं उनका भी एनालिसिस जो होता है वो ये सारे 9 इंडिकेटर्स पे होता है। इन लोगों को कहते हैं 9 प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ सिस्टम। ठीक है, पहले ये 9 प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज, सेकंड वन इज नोवेल एंटिटीज, थर्ड वन इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, नेक्स्ट इज ओशन एसिडिफिकेशन, बायोजियोकेमिकल फ्लोज, फ्रेश वाटर यूज, लैंड सिस्टम चेंज एंड बायोस्फीयर इंटेग्रिटी। बायोस्फीयर इंटेग्रिटी में तो डिस्ट्रक्शन हम लोग कर ही चुके हैं, तब से हम लोग मास एक्सटेंशन के बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्पीशीज को, बहुत सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी को किल कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज हम लोग यूएनएफसीसीसी के मीट में हमेशा बात करते ही रहते हैं। नोवेल एंटिटीज वैसे एंटिटीज को कहा जाता है जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, जो हम लोग अक्सर एयर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन के थ्रू रिलीज करते रहते हैं। ये 100% केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो ह्यूमन मैन्युफैक्चर्ड हैं एंड टॉक्सिक हैं। ओके, तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस मोस्टली इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। इसमें हम लोगों को पिछले 5-6 महीने में कुछ गुड न्यूज मिली है कि हमारा ओजोन डिप्लीशन कम होने लगा है और ओजोन होल जो है वो घटने लगा है। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग। एरोसोल्स वैसे कंपाउंड होते हैं जो हवा में मिलते नहीं है, सस्पेंडेड होते हैं। तो ये मोस्टली कार या इंडस्ट्रीज का जो एफ्लुएंस होता है, अनबर्न्ड कार्बन होता है या फॉसिल फ्यूल से जो प्रोडक्शन होता है, उसको रेफर किया जा रहा है इसके थ्रू। ओशन एसिडिफिकेशन, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हम लोग कोरल ब्लीचिंग में देखते हैं। बायोजियोकेमिकल फ्लोज, इस साइकिल को भी हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है बाय यूज ऑफ एक्सेस फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, जो फर्टिलाइजर के फॉर्म में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यूज करती है। फ्रेश वाटर यूज, इसको भी हम लोग बहुत हद तक ब्रीच कर चुके हैं, जो कि इंडिया के लेवल पर नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 20 सिटीज ऑफ इंडिया 2030 तक नो ग्राउंड वाटर सिचुएशन फेस करने लगेगी। लैंड सिस्टम चेंज, अक्सर हम लोग यूएनसीसीडी के मीट में डिस्कस करते रहते हैं, जो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये 9 प्रिंसिपल्स में सबसे ज्यादा डेंजरसली जिसको हम लोग अफेक्ट किए हैं, दैट इज बायोस्फीयर इंटीग्रिटी। ये आप देख सकते हैं, बियॉन्ड द जोन ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस इज वेरी हाई रिस्क जोन में हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ऑल्सो बहुत ही डिस्टॉर्टेड फिगर्स इसका भी आ रहा है, दिस इज बायोजियोकेमिकल फ्लोज, जो कि हम लोग एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से डिस्टर्ब किए हुए हैं। इवन इन केस ऑफ लैंड सिस्टम्स में भी हम लोग डेजर्टिफिकेशन या डिफॉरेस्टेशन से लैंड की भी हालत बहुत खराब कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन दिस इज नॉट एज बैड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड बायोजियोकेमिकल फ्लोज। तो अब बात करते हैं कॉजेज एंड कंसीक्वेंस की मास एक्सटिंक्शन में। कॉज एंड कंसीक्वेंस हम लोग लॉजिकली भी सोच करके बहुत सारे लिख सकते हैं कि क्या कॉज है मास एक्सटिंक्शन का, कि हम लोग एयर में बहुत सारा पोल्यूशन किए हुए हैं,
क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से बहुत जगह जो 100% स्नो कैप्ड होनी चाहिए वो सब जगह पे ग्रीनरी आ रही है। जैसे हिमालयस में बहुत सारे रीजन में हम लोग ग्रीनरी देखना शुरू कर दिए हैं। इन केस ऑफ वाटर इसका भी एसिडिफिकेशन हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है और हम लोग अनरेगुलेटेड फिशिंग किए जा रहे हैं। वाटर में कुछ कीस्टोन स्पीशीज भी है जिनको हम लोग हंट कर चुके हैं। अब क्योंकि वो कीस्टोन स्पीशीज नहीं एग्जिस्टिंग है तो वो इकोसिस्टम ही डिक्लाइन कर जाना है। इवन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी आर अफेक्टिंग द कोरल स्पीशीज। लैंड में भी हम लोग डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन ये सब तो खैर किए ही हैं। इसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो गया है बहुत सारे स्पीशीज का। ऑल्सो पोचिंग करते हैं लैंड पर, ये इनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत सारे अमेरिकन वुल्स का पोचिंग किया जाता है। इंडिया में बहुत स्पीशीज ऑफ डियर का पोचिंग होता है, इवन रैबिट्स फॉर देयर फर। तो इनको एयर, वाटर, लैंड सब तरफ से खतरा है। एक और बहुत बड़ा कॉज जो हो गया है मास एक्सटिंक्शन का, दिस इज पॉपुलेशन स्पाइक। अप्रोक्सीमेटली 1950s से पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट गोल्ड स्पाइक के नाम से बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्पाइक इन पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली इन्वेजिव हो चुके हैं और अब ऐसा होने लगा है कि जहां भी ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है उस जगह में इकोसिस्टम लॉस बहुत ज्यादा देखने लगा है। इसके कंसीक्वेंस में हम लोग सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली पॉलिनेशन बहुत हद तक रुक जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 20% ऑफ हनी बी के स्पीशीज ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़े पॉलिनेटर्स होते हैं। इवन दैट वुड अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर्स मैच्योर नहीं करेंगे इनटू फ्रूट। ऑल्सो डिजीज ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब से बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनको इकोसिस्टम की प्रेजेंस की वजह से बैलेंस कर लिया गया था और उनके नंबर को बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अब क्योंकि अगर हम लोग इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो द नंबर ऑफ पेस्ट और द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग विद दीज पेस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होना है सो तो होगा ही। इस बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से टूरिज्म भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज की वजह से लंदन में लोगों के बीच जागरूकता आई एंड द पीपल रिवोल्टेड। इनका एक एक्सटिंक्शन रेबेलियन स्टार्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल पहले, जिनमें इनके 3 मेजर डिमांड्स थे। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। इनका कहना था कि एक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए सो दैट कि लोगों के बीच में जागरूकता आएगी कि हम लोग एक्चुअली बहुत हद तक अपने क्लाइमेट, अपने बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर चुके हैं एंड नाउ वी कैन नॉट ब्रीच द टारगेट्स जो भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। सेकेंड डिमांड जो इनका था वो ये था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, यहां जीरो मिस हो गया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जीरो कर देना है बाय 2025। और थर्डली इनका ये भी डिमांड था कि एक सिटीजन्स असेंबली बनाई जाए, ये सॉल्यूशन देगी फॉर इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो बेसिकली ये डायरेक्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। इस रेबेलियन के एवज में यूनाइटेड किंगडम हैज डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट इमरजेंसी। अब देखते हैं बाकी सारे टारगेट्स इंक्लूडिंग द पेरिस डील ये कब तक फुलफिल होते हैं और कंट्रीज अपने आईएनडीसीज को कितने हद तक कंप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी तक वेरी फ्यू कंट्रीज हैव स्ट्रिक्टली अडहेयर्ड टू द टारगेट्स मेड अंडर आईएनडीसी। अब आगे इसमें कोई और डेवलपमेंट होगा तो हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। क्या आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल की तलाश में हैं? ओनली आईएएस आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सभी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। आप इन कोर्सेज को video.onlyias.in या dpp.onlyias.in पे विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें info@onlyias.com पे मेल करें या फिर 7007931912 पे संपर्क करें।